ग्रीटिंग्स एंड वेलकम टू स्टडी IQ। माय नेम इज़ प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम महान ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि वो थे कौन, कहाँ से आए थे। उसके बाद उनकी थ्योरी ऑफ कॉजेशन डिस्कस करेंगे। उसके बाद एरिस्टोटल्स वर्च्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, डिस्कस करने में मज़ा भी आएगा, बहुत कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं उसमें, वो भी सीखेंगे। उसके बाद जो उनके डिसएग्रीमेंट्स थे उनके गुरु प्लेटो के साथ, उनकी थ्योरी ऑफ फॉर्म को लेकर, वो भी डिस्कस करेंगे वो थे क्या। और फाइनली कोशिश करेंगे कि यूपीएससी मेंस में कोई जो क्वेश्चन आ रखा है एरिस्टोटल की फिलोसफी से रिलेटेड उसको अटेम्प्ट करे मिलकर। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले मैं बेसिक्स से शुरुआत करना चाहूँगा ताकि सब लोग मिलकर आगे बढ़ें, कोई पीछे ना रह जाए। देखिए, एरिस्टोटल थे कौन। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, एरिस्टोटल एक एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर थे और वो स्टूडेंट थे प्लेटो के। प्लेटो पर मैंने एक वीडियो, एक्चुअली दो वीडियो बनाई हुई है, एक तो इंट्रोडक्शन टू प्लेटो और उसके अलावा अलग से एक वीडियो है प्लेटोस फिलोसफी। उसमें पूरी उनकी थ्योरी ऑफ फॉर्म्स वगैरह सब समझा रखी है। अगर आप वो देखना चाहें तो आप वो भी देख सकते हैं। सो प्लेटो स्टूडेंट थे सोक्रेटिस के। तो आपको अगर याद रखना है ये सीक्वेंस तो आप इस एक्रोनिम को याद रख सकते हैं, SPAA। सोक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टोटल। अच्छा, लास्ट का ए कौन है? लास्ट का ए, जो एक्स्ट्रा ए अब जुड़ेगा, वो है अलेक्जेंडर द ग्रेट, जो एरिस्टोटल के स्टूडेंट थे। हालांकि बहुत ही लंबे समय तक उनके स्टूडेंट नहीं रहे, मगर कुछ कुछ सालों के लिए तो उनके स्टूडेंट रहे और दोनों का के कनेक्शन भी रहा काफ़ी लंबे समय तक। सो ये आपको बेसिक पता होना चाहिए। अच्छा, ये भी एक आपको इन्फो दे दूं मैं, सोक्रेटिस और प्लेटो दोनों एथेनियन थे। आपको अभी मैप दिखाऊंगा। ये दोनों ग्रीस में एथेंस के थे, एथेंस में पैदा हुए थे। एरिस्टोटल एथेंस के नहीं थे, ये स्टगीरा नाम की जगह में इनका जन्म हुआ था। अब ज़रा मैप में समझ लेते हैं। अच्छा, तो देखिए, सिंस हम प्राचीन ग्रीक फिलोसोफर्स की बात कर रहे हैं तो ग्रीस बेसिकली वर्ल्ड मैप पे है कहाँ पे, ये भी देख लेते हैं। तो आपके सामने वर्ल्ड मैप है, ये रहा हमारा हिंदुस्तान। थोड़ा सा वेस्ट की तरफ अगर हम देखें, यहाँ पे टर्की जो है इसके साथ में लेफ्ट साइड पे ये रहा ग्रीस। तो थोड़ा जूम इन करते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है एथेंस। एथेंस में पैदा हुए थे सोक्रेटिस और प्लेटो। प्लेटो आपको पता है एरिस्टोटल के गुरु थे। एरिस्टोटल का जन्म एथेंस में नहीं हुआ था। अभी वो एंशिएंट ग्रीस का मैप दिखाऊंगा, वहाँ पे जगह दिख जाएगी आपको। तो थोड़ा सा अगर हम ऊपर देखें, यहाँ पर ये रहा मैसेडोनिया। तो मैसेडोनिया के थे अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिन्होंने ऑलमोस्ट पूरी दुनिया पे ही कब्जा कर लिया था और वो अरिस्टोटल के स्टूडेंट थे। ठीक है, अब एंशिएंट ग्रीस का मैप दिखाता हूँ, उससे पिक्चर थोड़ी सी और क्लियर होगी। अच्छा, एंशिएंट ग्रीस का मैप देखने से पहले आपको ये मैप दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको स्टजीरा की जो ये लोकेशन है क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर पैदा हुए थे अरिस्टोटल, ये रहा एथेंस, यहाँ पे उनके गुरु प्लेटो और उनके गुरु सोक्रेटिस पैदा हुए थे। अच्छा, तो ये एंशिएंट ग्रीस का मैप है आपके सामने। इससे आपको पता लगेगा कि किस तरीके से प्राचीन ग्रीस में डिविजन्स थे, आपस में लड़ते रहते थे। तो ये जो येलो पोर्शन है ये एथेंस, और एथेन अपने आप में एथेनियन एम्पायर था। एथेंस और उनके जो एलाइज है, दोस्त मुल्क, उनका यहाँ पर येलो कलर का है। ठीक है, और जो रेड पोर्शन है वो स्पार्टा। स्पार्टा याद है मूवी 300, दिस इज स्पार्टा, तो वही लोग हैं। तो वो और उनके एलाइज थे। और ऊपर हो गया मैसेडोनिया। मैसेडोनिया के कौन थे? बहुत ही फेमस कॉन्करर अलेक्जेंडर द ग्रेट। यहाँ पे आप देख सकते हैं पेला नाम की जगह है, यहाँ पे उनका जन्म हुआ था। और स्टजीरा में यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर अरिस्टोटल का जन्म हुआ था। और अब आप देख सकते हैं स्टजीरा में ये एरिस्टोटल का जन्म हुआ और वो एथेंस पढ़ने के लिए आए। अभी बताऊंगा सारा कि कैसे आए, क्यों आए। वो एथेंस पढ़ने के लिए आए ऑल द वे डाउन हेयर। तो एक तरीके से वो एज अ फॉरेन सिटीज़न बन के एथेंस में पढ़ने के लिए आए। बाद में वो मैसिडोनिया भी गए, वो अलग बात है। तो अब बेसिक आपको ज्योग्राफी समझ में आ गई इसकी। अब कॉन्सेप्ट्स पर नज़र डालते हैं। तो एरिस्टोटल थे कौन? देखिए, हमने जान लिया ग्रीक फिलोसोफर थे, कहाँ पे उनका जन्म हुआ था। तो अब आपको ये जानना ज़रूरी है कि एरिस्टोटल और साथ में सोक्रेटिस और प्लेटो, कहा जाता है कि इन तीन ग्रीक फिलोसोफर्स ने जो पूरी की पूरी पश्चिमी सभ्यता है उसका ग्राउंड वर्क, जो मेन एक फाउंडेशन है, इन्होंने ही तैयार की थी। एरिस्टोटल एक फिलोसोफर थे, मगर एक फिलोसोफर होने के अलावा और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स पे इनकी रुचि थी,
जैसे बायोलॉजी का बाय द वे इनको फादर भी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको याद रखिएगा। जूलॉजी का भी इनको फादर माना जाता था। और म्यूज़िक, थिएटर, फिज़िक्स, पॉलिटिकल एक्चुअली म्यूज़िक, थिएटर, फिज़िक्स का तो नहीं, मगर पॉलिटिकल साइंस का भी काफ़ी हद तक लोग इनको फादर मानते हैं। और रिटोरिक में भी इनका कंट्रीब्यूशन था, लिंग्विस्टिक्स में भी इनका कंट्रीब्यूशन था, और भी बहुत सारे अन्य सब्जेक्ट्स में इन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया। इनकी शान में कहा जाता है, इट इज़ सेड ऑफ एरिस्टोटल दैट ही वॉज प्रोबेबली द लास्ट पर्सन टू नो एवरीथिंग देयर वॉज टू बी नोन इन हिज ओन टाइम। उनके समय में जितना भी ज्ञान अवेलेबल था, जितनी भी चीज़ों के बारे में आप जान सकते थे, उन सब के बारे में वो जानते थे, और ऐसा करने वाले आखिरी इंसान थे। ऑफ कोर्स उनके ज़माने में न्यूक्लियर पावर नहीं थी, कंप्यूटर्स नहीं था, तो उसके बारे में वो नहीं जान पाए, मगर अपने आप में एक कॉम्प्लीमेंट है कि जिस एरा में एक इंसान पैदा हो, उस एरा में जितनी भी चीज़ों के बारे में जाना जा सकता है, उसके बारे में वो इंसान जानता था। तो ये है कद एरिस्टोटल का। कुछ देखते हैं कि बड़े बड़े और जो थिंकर्स हैं उन्होंने एरिस्टोटल के बारे में क्या कहा है। तो बड़े बड़े थिंकर्स ने एरिस्टोटल के बारे में क्या कहा। थॉमस एक्विनस बहुत ही बड़े इटालियन फिलोसोफर रहे हैं, इनके बारे में भी हम वीडियो बनाएंगे इन द फ्यूचर, बहुत मज़ा आएगा। बहुत ही अच्छे लेवल के थिंकर थे ये। तो इन्होंने एरिस्टोटल को कहा द फिलोसोफर। दुनिया में और भी बहुत फिलोसोफर हुए हैं, मगर एरिस्टोटल वॉज द फिलोसोफर अकॉर्डिंग टू थॉमस एक्विनस। उसके अलावा डांटे एक बहुत ही बड़े राइटर, थिंकर थे। इन्होंने एरिस्टोटल के बारे में कहा द मास्टर ऑफ दोज हु नो, जो लोग जानते हैं, ऑफ कोर्स जो ज्ञान रखते हैं, उनके मास्टर थे। प्लेटो ने कहा माइंड ऑफ द एकेडमी, एरिस्टोटल को एकेडमी, द एकेडमी प्लेटो का एक तरीके से इंस्टीट्यूशन था, पहला इंस्टीट्यूशन था वेस्टर्न वर्ल्ड में हायर थिंकिंग के लिए। और जब एरिस्टोटल वहाँ पे एज ए स्टूडेंट पढ़ते थे अंडर प्लेटो, तो उन्होंने उनको कहा कि ही इज़ द माइंड ऑफ द एकेडमी। अपने आप में बहुत बड़ी कॉम्प्लीमेंट है। सो आगे देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं एरिस्टोटल की टाइमलाइन, बहुत कुछ समझ में आ जाएगा यहाँ से। तो देखिए, इनका जन्म हुआ था 384 बीसी में सजीरा ग्रीस में, जैसे मैंने आपको बताया। हिंदुस्तान में उस वक्त क्या था, बस एक कंपैरिजन के लिए बता रहा हूँ कि किस युग की हम बात कर रहे हैं। 384 बीसी में देखिए, इंडिया में मौर्य साम्राज्य की शुरुआत भी नहीं हुई थी। उस समय जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, उन्होंने गद्दी भी संभाली थी, इंडिया काफ़ी हद तक बिखरा हुआ था। तो उस समय इनका जन्म हुआ था। जब ये 14 साल के थे, तब इनके फादर निकोमैकस की डेथ हो गई थी। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए, जो इनके फादर थे निकोमैकस, उन्हीं के नाम पे बाद में जब लेटर ऑन इन हिज लाइफ जब एरिस्टोटल ने दूसरी बार शादी करी, तो सेकंड वाइफ से उनका जो बेटा हुआ, उनका नाम भी उन्होंने अपने फादर के नाम पे रखा था, निकोमैकस। और वो इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि निकोमैकस ने एरिस्टोटल की एक किताब एडिट की, जिसको बाद में इसको नाम दिया गया था निकोमैकियन एथिक्स। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, इसलिए आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद देखिए 367 बीसी में प्लेटो की जो एकेडमी थी, दी एकेडमी एथेंस में, तो स्टजीरा से ऑल द वे टू एथेंस चले गए एरिस्टोटल वहाँ पर पढ़ने के लिए। वहाँ पर प्लेटो के साथ उनका एक बहुत ही क्लोज बॉन्ड बना, जो काफ़ी हद तक जिस बॉन्ड ने उनकी ज़िंदगी बदल दी थी। और वहाँ पर प्लेटो ने भी एरिस्टोटल की जो जीनियस थी, उनका जो ब्रेन बहुत ही शार्प था, वो रिकॉग्नाइज़ किया और उनको एज ए स्टूडेंट एकेडमी में ले लिया। और उसके बाद एरिस्टोटल ने, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उन्होंने 2 किताबें लिखी थी वहाँ पे, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा नहीं वैसे। और मेन यहाँ पर है कि 357 बीसी में एरिस्टोटल ने डिसाइड किया कि अब एकेडमी को छोड़ने का टाइम आ गया है। बहुत ही लंबे समय तक रहे थे दी एकेडमी में, और उसके बाद उन्होंने छोड़ दी अपने एक दोस्त के साथ, जिनका नाम था जेनोक्रेट्स। ये भी एक बहुत ही बड़े फिलोसोफर थे। सो उसके बाद ये इन्होंने एकेडमी छोड़ी, ये 347 बीसी में, और 348 बीसी में प्लेटो चल बसे। उसके बाद देखिए 347 बीसी में क्या हुआ, एरिस्टोटल की लाइफ का एक बहुत ही बड़ा यहाँ पर मोड़ आया। किंग फिलिप, जो मैसिडोनिया के राजा थे, उन्होंने एरिस्टोटल को बुलाया अपने साम्राज्य में कि वो उनके 14 साल के बेटे अलेक्जेंडर द ग्रेट, उस वक्त 14 साल के थे, उस वक्त द ग्रेट नहीं बने थे, बच्चे थे, उनको पढ़ाए, उनके टीचर बने। तो एरिस्टोटल ने वहाँ पे अलेक्जेंडर के साथ तो उन्होंने काफ़ी समय बिताया, 2-3 साल बिताए, उनको पढ़ाया।
और ज़्यादा समय तक उनके स्टूडेंट रह नहीं पाए अलेक्जेंडर, क्योंकि जब वो 17 के आसपास के थे उनके फादर किंग फिलिप की डेथ हो गई और फिर उनको साम्राज्य संभालना पड़ा, और क्या खूब संभाला। ही बिकेम अलेक्जेंडर द ग्रेट। उन्होंने पहले तो सारी सारी सिटी स्टेट थी जो आसपास की, मैसेडोनिया की, एथेंस, स्पार्टा वगैरह, सबको एक करके उन पे कॉन्कर कर लिया मिलिटरीली, और फिर दुनिया पे ही कब्जा करने निकल पड़े। तो फिर फाइनली ये इनकी डेथ हुई थी 322 BC में। यहाँ पे लिखा हुआ है कि उनकी जो फर्स्ट वाइफ थी, उनकी डेथ के बाद सेकंड जो उनकी वाइफ थी, उनके साथ जो उनका बेटा हुआ था, उनका नाम उन्होंने अपने फादर के नाम पे रखा था। तो ये है बेसिक टाइमलाइन अरिस्टोटल की। ओके, तो देखिए अब आ गए हम फाइनली द फिलोसफी ऑफ अरिस्टोटल पे। सबसे पहले हम जानेंगे 4 काइंड ऑफ कॉजेज़ के बारे में। बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है अरिस्टोटल की फिलोसफी का। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर अरिस्टोटल एज्यूम करते हैं। पहली बात तो ये समझ लीजिए, अरिस्टोटल हमेशा फैक्ट्स पे उनकी नज़र रहती है, ठीक है। और काफ़ी हद तक प्लेटो से उनकी थ्योरी ऑफ फॉर्म्स को लेकर उनका कुछ डिसएग्रीमेंट भी रहता था। अभी उस पर पहले बाद में जाएंगे। पहले यहाँ पे ये समझ लीजिए 4 काइंड ऑफ कॉजेज़ पे बेसिकली कोई ह्यूमन कोई चीज़ बनाता है, उसको वो कंपेयर करते हैं किसी कॉस्मिक प्रोडक्शन की चीज़ से। अब मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे एग्जांपल से। फॉर एग्जांपल, एक मान लीजिए कोई चेयर बनाता है कोई इंसान, तो यहाँ पे अरिस्टोटल मानते हैं कि उसकी जो प्रोडक्शन है और जो वो तैयार हो गया एज अ फाइनल प्रोडक्ट, उसके 4 कॉजेज़ होंगे। 4 कॉजेज़ कौन कौन से होंगे, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पहला है मटीरियल कॉज, फिर होगा एफिशिएंट कॉज, फिर होगा फॉर्मल कॉज और फाइनल कॉज। ये मैं सिर्फ अभी थ्योरी बता रहा हूँ, अब एग्जाम्पल से समझते हैं, फिर पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए अरिस्टोटल की जो 4 कॉजेज़ की थ्योरी है, वो हमें बहुत सारे मेटाफिजिकल सवाल, जैसे मैं क्या हूँ, डॉग क्या है, दीवार क्या है, घर क्या है, ज़मीन क्या है, ये सब जो सवाल है मेटाफिजिकल सवाल, इनका जवाब ढूंढने में मदद करती है। तो यहाँ पर हम एग्जांपल लेंगे, हम स्टैचू ऑफ लिबर्टी, जो आपको पता है यूएस में है, बहुत फेमस स्टैचू है, उसको समझेंगे कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी क्या है अरिस्टोटल के 4 कॉजेज़ थ्योरी से। सबसे पहली बात, मटीरियल कॉज, प्राइमरी। तो हम अरिस्टोटल कहते हैं कि यहाँ पर देखो कि वो चीज़ बनी किस चीज़ से है। तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी बनी है कॉपर आयरन से, और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो मेनली ये हो गया। उसके अलावा सेकंड आता है एफिशिएंट कॉज, कि ये चीज़ एग्जिस्टेंस में, वजूद में आई कैसे, किस चीज़ ने इसको धकेला वजूद में आने को। सीधी सी बात है, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, और भी चीज़ होगी क्रेन वगैरह, पर मेनली कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। फाइनली नहीं सॉरी, उसके बाद आता है फॉर्मल कॉज। क्या है, यहाँ पर प्लेटोनिक फॉर्म की बात नहीं कर रहे, अरिस्टोटेलियन फॉर्म की बात चल रही है यहाँ पे, कि वो एसेंस क्या है उस चीज़ की, कि वो जब बन जाती है तो वो करती क्या है, उसका काम क्या होगा जब वो फ्लरिश करेगी। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी की इमेज आ जाएगी यहाँ पर, यही करेगी ये, यहाँ पे खड़े रहना। फाइनली उसका पर्पस क्या है, कि वो आई क्यों है एग्जिस्टेंस में, पर्पस ऑफ व्हाट दैट थिंग, व्हाट इट एग्जिस्ट फॉर। तो यहाँ पर स्टैचू ऑफ लिबर्टी है टू सेलिब्रेट फ्रीडम। फ्रांस ने अमेरिका को गिफ्ट दी थी टू सेलिब्रेट अमेरिकाज फ्रीडम। तो ये अब हमने समझ लिया यहाँ से कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी क्या है अरिस्टोटल की 4 कॉज थ्योरी से। आगे थोड़ी और एक्सरसाइज करते हैं, इससे थोड़ा और हमें जो डीप सवाल होते हैं ज़िंदगी के, उनको आंसर करने में भी मदद मिलेगी उससे। आगे देखिए कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास, एक सेब, पोएम, ह्यूमन बीइंग, इन सब पे अरिस्टोटल की जो 4 कॉज थ्योरी है वो यूज़ करके देखते हैं, समझते हैं कि ये सारी चीज़ें हैं क्या अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल। सबसे पहले सेब की बात करते हैं। सेब का मटेरियल कॉज क्या है, ऑफ कोर्स जो भी चीज़ से बना है, शुगर, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, जो भी इसके अंदर है। उसके बाद आता है इसका एफिशिएंट कॉज, कि ये एग्जिस्टेंस में आया कैसे, वजूद में कैसे आया, ये पेड़ से गिरा नीचे वजूद में आया। उसके बाद फॉर्मल कॉज, कि ये इसकी एसेंस क्या है, ये क्या बनना चाहता है, फ्लरिश क्या करना चाहता है, ये फ्लरिश करके क्या बनना चाहता है। तो सीधी सी बात है, ये चाहता है कि इसके जो बीज हैं ये भी धरती के अंदर जाएं और ये भी एक पेड़ बने, जिस पेड़ से वो आया था, एक सेब का पेड़ बने। ऑलराइट, फाइनली इसकी जो फाइनल कॉज है वो क्या है, शायद ये है कि वो जो पेड़ बने उससे और सेब निकले और वो फिर जाके और पेड़ उगाए। अब ज़रूरी नहीं है कि इसको पता हो कि मेरा फाइनल पर्पस क्या है। कई बार चीज़ों को ये नहीं पता होता कि उनका फाइनल कॉज, फाइनल पर्पस क्या है, उनको बस मैक्सिमम फॉर्मल कॉज तक ही पता होता है कि मुझे क्या करना है। जब ह्यूमन बींग्स की हम बात करेंगे तब वहाँ पर आएंगे।
पोएम की बात करते हैं, ठीक है। पोएम का मटेरियल कॉज क्या है? इंक, पेपर। अच्छा, इसका एफिशिएंट कॉज क्या है कि ये आई कैसे? सीधी सी बात है, राइटर ने लिखा है इसको, आई एग्जिस्टेंस में। फॉर्मल कॉज क्या है? एसेंस क्या है इसकी? और ये व्हाट इट फ्लोरिशेस टू बी, ये इसके अंदर फीलिंग्स हैं, ठीक है, कुछ इमोशंस हैं, कुछ थॉट्स हैं। फाइनली इसका फाइनल कॉज क्या है? इसका अल्टीमेट एम किसी को इंस्पायर करना, किसी के अंदर कुछ इमोशंस जगाना। तो ये पोएम का हो गया। फाइनली ह्यूमन बीइंग पे आते हैं। ह्यूमन बीइंग का जो मटेरियल कॉज है क्या है? आपको पता है, पानी है, कार्बन है, बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके बाद आते हैं इसका एफिशिएंट कॉज क्या है? सीधी सी बात है, दो लोग इसके माँ बाप मिले तो ये एग्जिस्टेंस में आया। उसके बाद फॉर्मल कॉज क्या है इसका? देखिए, फॉर्मल कॉज हर ह्यूमन बीइंग का अलग अलग हो सकता है। कोई, जैसे फॉर एग्जांपल आप सुन रहे हैं, परहैप्स आप एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर, अच्छे बैंकर या कुछ और आप बने। मैं शायद, मेरा फॉर्मल कॉज है कि एक अच्छा टीचर हूँ, ये हूँ। तो ये जैसे पेड़ होते हैं, ठीक है, सेब का पेड़ अलग होता है, फिर नीम का पेड़ अलग होता है। पेड़ हैं मगर उनके जो फॉर्म्स हैं वो अलग अलग हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा इससे समझ सकते हैं। फिर फाइनली कि उसका फाइनल पर्पस क्या है? फाइनल पर्पस शायद उसका है कि आगे जाकर एडल्टहुड में वो भी एक पार्टनर ढूंढे और आगे जाकर अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाए। या फिर चलो, ये तो काफ़ी ऑब्जेक्टिव ही हो गया। कोई अगर इसमें आप रिलीजियस भी डाल सकते हो। कोई रिलीजियस ही हो गया तो आप ये कह सकते हो वो एक अच्छा इंसान बन के उसको जन्नत या हेवन मिले उसको, ठीक है। या हिंदू फिलोसफी में आप कह लो वो जो रीबर्थ का साइकिल है उसे टूट के उसको मोक्ष मिल जाए। या फिर आप एथियस्ट हो तो भी आप कह सकते हो कि वो बेसिकली कुछ कंट्रीब्यूशन करके जाए ह्यूमैनिटी की तरफ। तो बहुत तरीके हैं। तो कल को कोई फिलोसोफर आपसे पूछता है कि आप क्या हो, तो आप कह सकते हो हाँ, हम 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं। मटेरियल कॉज क्या है मेरा एफिशिएंट कॉज क्या है, मैं फॉर्मल कॉज क्या है मेरा, और फाइनल कॉज क्या है। तो ये बेसिकली चीज़ों को समझने का तरीका था अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल। अच्छा, देखिए, जो भी हमने अब तक पढ़ा है उसको हम यूज़ कैसे कर सकते हैं ये भी देखते हैं कि खुद को जानने के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हमको जानना है कि हम क्या हैं, तो क्या हम हमारा मटेरियल कॉज है कि जिस चीज़ से हम बने हैं? वेल, एक्चुअली नहीं। क्योंकि जब से आप पैदा हुए हैं तब से आप बदल रहे हैं। जब आप पैदा हुए थे, आप बहुत छोटे थे, आपके बाल अलग थे, दांत अलग थे, स्किन अलग थी, आपकी हड्डियाँ बड़ी हो चुकी हैं, शक्ल बदल चुकी है। और आज से 20-25 साल बाद अगेन आपके बाल बदल जाएंगे, आपकी जो स्किन है वो बदल जाएगी, दांत वगैरह काफ़ी चेंजेस आएंगे। तो मगर फिर भी आप ही रहेंगे। जो आपकी इंडिविजुअलिटी है वो तो नहीं बदलेगी ना, वो आप ही रहोगे। सो मटेरियल कॉज आपको डिफाइन नहीं करता। सेकेंडली, एफिशिएंट कॉज, अगर कोई एक इंडिविजुअल है, वो जहाँ से आया है, उसके पेरेंट्स जो है वो नहीं रहते, तो तब भी वो आदमी तो वही रहेगा। इंडिविजुअल जो उसकी इंडिविजुअलिटी है वो तो कहीं नहीं जाती। सो अगेन, एफिशिएंट कॉज भी उसको डिफाइन नहीं करता। फाइनली, फॉर्मल कॉज और फाइनल कॉज, क्या आप रहोगे? अगर मैं आपसे, आपका जो अभी आपका एम्बिशन है, फॉर एग्जांपल एक गवर्नमेंट जॉब पाने का, या फिर जो भी है, एक बिजनेसमैन बनने का, जो भी है, अगर मैं वो आपसे निकाल लूँ तो क्या आप रहोगे? या फाइनली, जो आपका ये पर्पस है जिसके लिए आप जीते हो, जो भी आप, अगर रिलीजियस आदमी हो, जो भी आप एथियस्ट हो, आप ये मानते हो मैं मरने से पहले किसी के लिए अच्छा करना चाहता हूँ या मुझे जन्नत नसीब करनी है, जो भी है वो भी मैं निकाल लेता हूँ, क्या आप रहते हो? तब थोड़ी दिक्कत आएगी। तब आप, मतलब व्हाट इट मीन्स टू बी यू नो तो आप क्या हो? तो आप नहीं रहोगे वो सब चीज़ें मैं निकाल लूँगा। तो यहाँ इसी वजह से, बिकॉज ऑफ द थ्योरी ऑफ 4 कॉजेज, एरिस्टोटल ने मटीरियलिज्म को रिजेक्ट कर दिया। ये कंक्लूजन पे हम आते हैं। तो मटीरियलिज्म को काफ़ी हद तक उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि अगर हम एक मछली को भी देखें तो मछली नहीं है कि वो किस चीज़ से बनी है। मछली है कि वो करती क्या है, वो एंड गोल क्या है उसका, वो चीज़ उसको मछली बनाती है। सो ये तरीका था अरिस्टोटल का दुनिया को देखने का। देखिए, अब बात करते हैं अरिस्टोटल के गोल्डन मीन के बारे में। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है उनकी फिलॉसफी का। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अरिस्टोटल ये मानते थे कि अगर एक इंसान को एक अच्छी ज़िंदगी बितानी है, उसका जो अल्टीमेट गोल है वो अचीव करना है, हैप्पीनेस चाहिए उसको, जिसको ग्रीक में वो कहते थे यूडाइमोनिया।
अगर उसे यूडाइमोनिया को अचीव करना है तो उसको एक वर्चुअस ज़िंदगी बितानी होगी, एक ऐसी ज़िंदगी जहाँ पर वो वर्च्यूज़ पे फोकस करे। वर्च्यूज़ की हिंदी होती है गुण या अच्छाइयाँ। अब आप पूछेंगे कौन से ऐसे गुण होने चाहिए जिससे वो यूडाइमोनिया तक पहुँच सके। अभी उसकी लिस्ट दिखाता हूँ आपको। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि एरिस्टोटल का जो गोल्डन मीन है ये हमको मिलता है उनकी किताब निकोमाकियन एथिक्स से। अब आपको याद आएगा वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि एरिस्टोटल के जो पिता थे उनका नाम था निकोमैकस। उनका जो बेटा था सेकंड वाइफ के साथ जो हुआ था एरिस्टोटल का, उसका नाम भी उन्होंने पिता के नाम पे रखा था। तो जो एक किताब थी निकोमाकियन एथिक्स, बेसिकली एरिस्टोटल ने खुद कोई मतलब एज ए किताब कोई लिखी नहीं, ज़्यादातर कहते हैं उनकी जो मेन किताब है उनके लेक्चर्स ही थे और दो लोग उनके पीछे भागते रहते थे, वो नोट करते रहते थे जो भी उनके मन में आ रहा है, जो वो थॉट्स बोल रहे हैं। तो जो ये किताब थी ये एरिस्टोटेलियन एथिक्स की, इसको एडिट किया उनके बेटे निकोमैकस ने, तो उसका नाम पड़ गया निकोमाकियन एथिक्स। अच्छा, तो अब बात करते हैं कि किस तरीके से हम आम इंसान यूडाइमोनिया को अचीव कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि एरिस्टोटल मानते थे कि अच्छी ज़िंदगी बिताने के लिए इंसान को पता होना चाहिए कि गुण क्या होने चाहिए उसके पास। मगर एरिस्टोटल ये भी जानते थे कि कभी कभी हमको ये समझ नहीं आता कि वो गुण ज़्यादा तो नहीं हो रहे, मतलब उसको हम एक्सेस पे तो नहीं ले जा रहे, या फिर गुण ज़्यादा नहीं हो रहे, गुण ज़्यादा हो तो अच्छी बात है मगर उसकी गलत दिशा पे तो नहीं जा रहे हम, या फिर उन गुणों को हम छू भी नहीं पा रहे, बहुत ही दूर है हम उनसे। तो उसके लिए उन्होंने गोल्डन मीन तैयार किया, मध्यम मार्ग। तो यहाँ पर आप सबसे पहला वर्च्यू देखते हैं, करेज। ठीक है, बहादुरी। कोई भी कहेगा कि अच्छा गुण है, आदमी को करेजियस होना चाहिए। मगर चलिए पहले करेजियस का आपको एग्जांपल देता हूँ। एक इंसान है, वो अपनी बाइक पे बैठा है, उसके सामने चोरी होती है, किसी लेडी का कोई बैग कोई चोर उठा के भाग जाता है। वो अपनी बाइक के पीछे उस चोर का पीछा करता है और उस चोर को पकड़ लेता है, करेज। अब रैशनेस क्या हो गई कि कोई चोर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ऐसे ही वो हाईवे पे थोड़ा उसका मन कर रहा है कि स्पीड बढ़ा लूँ, बिना वजह फुल स्पीड पे बाइक भगा रहा है, खुद की जान जोखिम में डाल रहा है और सामने वाले को भी रिस्क में डाल रहा है। ठीक है, ये हो गया रैशनेस, ये होता है एक वाइस। डेफिशिएंसी क्या होगी, कवर्डिस। जैसे कभी बाइक पे बैठा ही नहीं, पता नहीं भैया मुझे नहीं पता कुछ हो जाएगा वगैरह, तो ये डेफिशिएंसी हो गई। तो हमें कहाँ होना चाहिए, एक मध्यम मार्ग में। ठीक है, वैसे ही उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए। इसका देखिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मॉडेस्टी। आपकी कोई तारीफ करता है, आप करें अरे नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मॉडेस्ट हो आप ज़्यादा चढ़ नहीं रहे, चने के झाड़ पर नहीं चढ़ रहे। अब इसका एक्सेस क्या होगा, ठीक है, शाइनेस, कि वो क्या सर आप तो बहुत ही बढ़िया इंसान हो, नहीं नहीं मैं नहीं हूँ, और बिल्कुल आप शाई हो जाओ, आपका मुंह लाल हो जाए, बिल्कुल बात करना बंद कर दो, वो मतलब आप पूरा फिर भाग जाओ वहाँ से। तो ये तो एक्सेस हो गया। ठीक है, अब मॉडेस्टी जिसमें बहुत ज़्यादा कम होती है, वो शेमलेस होता है, उसके सामने कोई तारीफ करते हाँ जी मैं हूँ, अपने किस्से सुनाने शुरू कर देगा लंबे चौड़े कि मैंने ऐसे किया था, मैंने ऐसे किया था। तो यू शुड बी समवेयर इन बिटवीन। और अगर आप इन सब वर्च्यूज़ को, अगर आप इन सब पे फोकस करोगे, एक अच्छी ज़िंदगी बिताने की कोशिश करोगे, करेज, टेम्परेंस, प्रूडेंस भी है इसमें, पेशेंस वगैरह, विटीनेस, इन सब पे अगर आप फोकस करोगे तो आप एक अच्छी ज़िंदगी बिता सकते। और उसके अलावा अरिस्टोटल ने ये भी कहा कि जो लोग, ये इसका जो डिफरेंस है कि एक वर्च्यू और एक्सेस और डेफिशिएंसी में, वो लोग एक्चुअली उनको हेल्प चाहिए। आप ये मत मानिए कि वो बुरे हैं, उनको बस समझ नहीं आता कि एक वर्च्यू क्या होता है। तो अगर आपको कोई बंदा दिखता है जो बहुत कावर्ड है या बहुत रैश है, तो उसको बस ये नहीं पता कि करेज क्या है। तो अगर कोई उसको गाइड करे, सही दिशा में लेकर जाए, तो वो एक वर्चुअस आदमी भी बन सकता है। अब देखिए यूपीएससी मेंस का एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देखते हैं, जो हमने पढ़ा उसी पे ही है, एरिस्टोटल्स टेलियोलॉजिकल कंसेप्शन ऑफ कॉजेशन। अच्छा, तो कॉजेशन वही है, 4 कॉजेज वाला, डरना मत। और टेलियोलॉजिकल कुछ नहीं होता, ये एक फिलोसफिकल अटेम्प्ट होता है चीज़ों को डिस्क्राइब करने का इन टर्म्स ऑफ देयर पर्पस, डायरेक्टिव, प्रिंसिपल, गोल। ठीक है, वही है कि इसका एंड गोल क्या होगा, इसका पर्पस क्या है वगैरह। ठीक है, ये वही होता है, कोई खास डर मत जाना ये वर्ड्स देखकर। तो अब बेसिकली हमको जो 4 कॉजेज वाली थ्योरी थी ना, वही समझानी है। पहले तो ये रट लेना, उसके लिए ये वैसे ही रट लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है,
इससे क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं हमेशा कि मटेरियल कॉज होता है सबसे पहले। तो मटेरियल कॉज में कि वो चीज़ बनी कैसे, किस चीज़ की बनी है, ठीक है क्या क्या उसके अंदर। फिर होता है एफिशिएंट कॉज कि किसने उसे बनाया, कैसे बनी, ठीक है, कोई इंसान इन्वॉल्व थे, क्या था, जो भी है। फॉर्मल कॉज हो गया कि उसकी शेप क्या है, डिज़ाइन क्या है, एट्रीब्यूट्स क्या है, फॉर्म क्या है उसकी, ठीक है। और फाइनल कॉज हो गया उसका कि उसका पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस क्या है, कि वो करेगी क्या। 2008 के मेंस में आया था। तो आगे थोड़ा सा और आपको पॉइंट्स देता हूँ कि आप कैसे टैकल कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन को। आगे देखिए, अगर वर्ड लिमिट अलाउ करती है तो आप एक एग्जाम्पल भी प्रोवाइड कर सकते हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल कैसे प्रोवाइड करना है वो भी सिखा दिया है। उसके अलावा आप ये भी पॉइंट डाल सकते हैं कि फ़िलासफ़र्स जो एरिस्टोटल के पहले के जो फ़िलासफ़र्स थे वो मटेरियल कॉज ऑफ यूनिवर्स को एक्सेप्ट करते थे। और मैंने आपको बता दिया कि एरिस्टोटल ने मटेरियल कॉज ऑफ यूनिवर्स को रिजेक्ट क्यों किया। उसके बाद फाइनली आप ये भी कह सकते हो कि जो ये एरिस्टोटल का जो 4 कॉजेस वाला थॉट है ये काफ़ी हद तक सिमिलर है टू प्राकृति इन संख्या स्कूल। ये अलग से समझाऊंगा, इंडियन फिलोसफी में अलग से इस पे बात करेंगे। तो उसके बाद फाइनली आप ये भी कंक्लूड कर लीजिएगा कि साइंस एडमिट नहीं करता ये जो एक्सप्लेनेशन है एरिस्टोटल की उसको, क्योंकि काफ़ी हद तक वो मानते हैं कि एरिस्टोटल की जो कॉजेशन थ्योरी है वो मेटाफिजिकल है, ठीक है। क्योंकि वो ढूंढ रहे हैं कि फर्स्ट और फाइनल कॉज क्या है इस यूनिवर्स का, कि ये यूनिवर्स बना किससे है, मतलब मेन तत्व क्या है, और फाइनली इसका मेन पर्पस क्या है पूरे यूनिवर्स का। तो ये 2 मेन मेटाफिजिकल सवाल है, उससे एरिस्टोटल सबसे ज़्यादा जूझते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल हो सकता है आंसर का। ज़्यादातर आपको आंसर्स ऐसे ही मिलेंगे, इसमें आप थोड़ी बहुत वेरिएशंस ला सकते हैं अपनी क्रिएटिविटी के अनुसार, बट रफली ऐसा ही होगा आंसर। तो देखिए, ये इस वीडियो का अंत है। ये वीडियो थी एन इंट्रोडक्शन टू अरिस्टोटल। इसमें हमने वो कहाँ के थे ये डिस्कस किया, उनके कुछ कंसेप्ट्स डिस्कस किए। उसके बाद एक पार्ट 2 भी आएगा इस वीडियो का, काफ़ी लंबा होगा इससे। उसमें उनका जो अरिस्टोटल का जो व्यू था ऑन मैटर, ऑन फॉर्म, प्लेटो के साथ साथ क्या उनके डिफरेंसेस थे, वो सब डिस्कस करेंगे विद मोर MCQs। और वो वीडियो मैं कोशिश करूँगा जल्दी से आप तक पहुँचाने की। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई आपके सजेशंस हो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। थैंक यू।